हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना लैंगचेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये टॉपिक किस बारे में है। सो आपने अगर आज तक कोई भी एलएलएम या चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि एलएलएम्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमंस के साथ बात कर सकते हैं, राइट। बट व्हाट इफ हम एलएलएम्स को दूसरी मशीन्स या दूसरे सिस्टम्स के साथ बात करवा पाए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरा एलएलएम मेरे डेटाबेस के साथ बात कर पाए, या फिर मेरा एलएलएम मेरे एपीआईज के साथ डायरेक्टली बात कर पाए। तो ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और आज के वीडियो को अच्छे से देखने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। फ्यूचर में जब मैं आपको एजेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा जो आज की डेट में बहुत बड़ा बजवर्ड बना हुआ है, तो वहां पे भी आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूजफुल दिखाई देगा। ठीक है। तो ऑन द होल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज मेक श्योर आप इसको स्किप ना करो और इस वीडियो को एंड टू एंड देखो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बार थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। इससे जो पिछला वीडियो था इस प्लेलिस्ट में, उसमें हमने प्रॉम्प्ट्स डिस्कस किया था कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं लैंगचेन में। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली इनपुट्स दैट यू गिव टू एलएलएम्स, राइट। तो इन अ वे आई कैन से कि पिछले वीडियो में हमने एलएलएम्स को इनपुट देना सीखा था। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम एलएलएम से जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ काम करना सीखेंगे। इनफैक्ट आज का वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो है, इन दोनों में ही हम एलएलएम से आए हुए आउटपुट को प्रोसेस करना सीखेंगे। ठीक है। तो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ टुडेज वीडियो। अब वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले समझाता हूँ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होता क्या है। अब गाइस, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट समझने के पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्या होता है। अगर आपने अभी तक किसी भी एलएलएम से बात की होगी, लेट्स से आपने चैट जीपीटी से बात की होगी, तो आपने बात नोटिस की होगी कि आप चैट जीपीटी के पास एक टेक्स्ट इनपुट भेजते हो जिसको आप प्रॉम्प्ट बुलाते हो। ये प्रॉम्प्ट जैसे ही आपके एलएलएम के पास जाता है, आपका एलएलएम उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है, जनरली स्पीकिंग, ये भी एक टेक्स्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। नाउ सिंस द रिस्पॉन्स इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज़ वाई हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट बुला सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। दैट इज़ वाई जो टेक्सचुअल आउटपुट आपको मिलता है उसको आप अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट बुलाते हो। तो जनरली जब आप किसी एलएलएम से बात कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट। बट व्हाट इफ हम उससे कुछ स्ट्रक्चर निकाल पाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझाता हूँ। मान लो आपने अपने एलएलएम को ये प्रॉम्प्ट दिया, कैन यू क्रिएट अ वन डे ट्रैवल आइटनरी फॉर पेरिस। जनरली क्या होगा कि आपका एलएलएम कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आपको देगा। हेयर इज अ सजेस्टेड आइटनरी, मॉर्निंग में विजिट आईफिल टावर, आफ्टरनून में विजिट अ म्यूजियम, इवनिंग में हैव डिनर। ठीक है। नाउ सिंस दिस इज टेक्स्ट, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। बट व्हाट इफ हमारा मॉडल हमें कुछ इस तरह का आउटपुट दे। वो क्या करे कि वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जेसॉन फॉर्मेट में आउटपुट दे, और वो आउटपुट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो कि टोटल 3 आइटम्स आपको बताए जा रहे हैं, तो 3 डिक्शनरीज में उनको स्टोर किया जा रहा है। हर डिक्शनरी में टाइम बताया गया है और एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है। यू कैन सी सेकंड डिक्शनरी में भी टाइम और एक्टिविटी बताई गई है, थर्ड वाले में भी टाइम एंड एक्टिविटी बताई गई है। इसको हम बुलाते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, बिकॉज इसमें एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फॉलो हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ पे आप इस तरह के स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं। In LangChain, structured output refers to the practice of having language models return responses in a well-defined data format. ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें एक डेटा फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि जेसॉन हो गया। दिस मेक्स द मॉडल आउटपुट ईजियर टू पार्स एंड वर्क विथ प्रोग्रामेटिकली। ठीक है।
इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप दूसरे सिस्टम्स के साथ इस एलएलएम को इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत आसानी से। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। इनफैक्ट नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं आपको कुछ यूज़ केसेस बताता हूँ कि कहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। सो मैं आपको 3 यूज़ केसेस बताता हूँ, बट ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा यूज़ केसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला यूज़ केस है डेटा एक्सट्रैक्शन। आप कोई एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जहां पर आपको एलएलएम से जो आउटपुट आ रहा है उसको कहीं पे स्टोर करना है, लेट्स से इन अ डेटाबेस। तो आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक जॉब पोर्टल बना रहे हो जैसे कि naukri.com। अब आपके जॉब पोर्टल पे लोग आकर के अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं, बट आप क्या चाहते हो कि इस रेज्यूमे में से कुछ आप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, जैसे कि नाम क्या है कैंडिडेट का, और उसकी लास्ट कंपनी कौन सी थी, उसके 12th के मार्क्स कितने थे, 10th के मार्क्स कितने थे, कॉलेज में कितने मार्क्स आए थे। ये सब कुछ आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, इनटू अ डेटाबेस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को यूज़ कर सकते हो। जो आपका कैंडिडेट है वो रेज्यूमे अपलोड करेगा, हम रेज्यूमे से सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को हम एलएलएम के पास भेजेंगे, और एलएलएम जेसॉन फॉर्मेट में ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के देगा। और फिर हम इस जेसॉन इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोड लिख करके ये सारा इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ऐसा हम अपने सारे कैंडिडेट्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड यूज़ केस। सेकेंड यूज़ केसेस कि अगर आपको एपीआईज बिल्ड करनी है, मान लो आप अमेज़ॉन के लिए काम करते हो, ठीक है। अमेज़ॉन में लोग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लिखते हैं। आपने नोटिस किया होगा रिव्यूज़ काफ़ी लंबे होते हैं, राइट, और टेक्सचुअल होते हैं, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा कोड लिख सकते हो जो एक पूरे के पूरे रिव्यू को उठाएगा और उसमें से कुछ की इंफॉर्मेशंस जनरेट करेगा, जैसे कि टॉपिक क्या है, ये रिव्यू किस बारे में बात कर रहा है। अगर फ़ोन का रिव्यू है तो इस फ़ोन के रिव्यू में बैटरी के बारे में बात हुई है, डिस्प्ले के बारे में बात हुई है, प्रोसेसर के बारे में बात हुई है। वो सारे टॉपिक्स आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद आप प्रोज क्या बताए हैं रिव्यूज़ में वो आप एक जगह पे स्टोर कर लोगे, कॉन्स क्या बताए हैं वो आप एक जगह पे स्टोर कर लोगे, एंड ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है उस रिव्यू का उसको भी आप एक जगह पे स्टोर कर लोगे, ठीक है। और फिर ये इंफॉर्मेशन आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, सिंस आपने इसको यूज़ करके एक एपीआई बना लिया यूजिंग अ सर्विस लाइक फ्लास्क और फास्ट एपीआई। अब इस एपीआई का आउटपुट पूरे दुनिया में कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड सेकेंड यूज केस। एंड द थर्ड यूज केस इज टू बिल्ड एजेंट्स। अगर आपको याद होगा, मैंने सेकेंड वीडियो में आई गेस इस प्लेलिस्ट के आपको एजेंट्स के बारे में बताया था। मैंने कैसे आपको बोला था कि एजेंट्स आर चैटबॉट्स ऑन स्टेरॉइड्स। चैटबॉट्स सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, बट एजेंट्स कुछ काम भी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि एजेंट्स को अपना काम करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि हम एक मैथ्स बेस्ड एजेंट बनाएं, तो उस एजेंट के पास कैलकुलेटर बोल के एक टूल हो सकता है जो कितना भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा, ठीक है। अब अगर आप इस एजेंट को बोलोगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप सीधे सीधे ये जो टेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसको आप कैलकुलेटर के पास नहीं भेज सकते, बिकॉज कैलकुलेटर इज एक्सपेक्टिंग नंबर्स। तो अगर आप एजेंट के पास जो प्रॉम्प्ट आया है उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चलाओ और उन नंबर्स को फेच कर लो, ठीक है, कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है और किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का। अब ये दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप कैलकुलेटर के पास भेजोगे तो कैलकुलेटर अपना काम करके आपको देगा, ठीक है। तो ये जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो एजेंट्स के साथ, इन सबको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की ज़रूरत होती है। ये टेक्सचुअल डेटा पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में जब मैं आपको एजेंट्स बनाना सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको आज का वीडियो बहुत याद आएगा कि कैसे हम एलएलएम से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करते हैं और फिर कैसे उन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को टूल के पास भेजते हैं और टूल अपना काम एग्जीक्यूट करता है,
ठीक है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस हैं, बट ट्रस्ट में इससे ज़्यादा यूज़ केसेस एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड आप एक बार बैठ के सोचो कि ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को आप और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए तो उसको कमेंट में लिखो, ठीक है। तो अगर मैं अभी तक का डिस्कशन समराइज करूँ तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बेसिक फंडा ये है कि आज तक हम एलएलएम्स को यूज़ कर रहे थे ह्यूमंस से इंटरैक्ट करवाने के लिए, राइट। ह्यूमंस मैसेजेस करते थे, एलएलएम पलट के मैसेजेस करते थे, और इन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आती थी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि एलएलएम सिंस टेक्सचुअल आउटपुट दे रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे रहा है, दैट्स वाई एलएलएम को आप दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरे सिस्टम्स लाइक डेटाबेसेस या फिर आपके एपीआईज, इस तरह के सिस्टम्स के साथ हम एलएलएम्स को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एलएलएम्स का जो आउटपुट है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, टेक्सचुअल है। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की हेल्प से हमने एलएलएम से निकले हुए आउटपुट को एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक डेटा फॉर्मेट दे दिया। अब सिंस ये डेटा फॉर्मेट हमने दे दिया, तो अब एलएलएम्स दूसरे सिस्टम्स के साथ भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ठीक है। सो अभी तक एलएलएम और ह्यूमंस के बीच में बातचीत हो रही थी, अब एलएलएम्स और दूसरे मशीन्स के बीच में भी बातचीत पॉसिबल है, ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। एंड दैट इज़ वाई मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड लर्न। अब कोड करने के पहले एक छोटी सी चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दो तरह के एलएलएम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसे एलएलएम्स जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स जो हैं वो इस तरीके से ट्रेंड है कि अगर आप उनसे बोलोगे तो वो आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे एलएलएम्स भी मिलेंगे जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बना के दें। तो लैंगचेन में इन दोनों तरह के मॉडल्स के साथ काम करके आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो। सो वो मॉडल्स जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उनके साथ काम करने के लिए एक फंक्शन आपको मिलता है लैंगचेन में जिसका नाम है विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। इस फंक्शन से सारा काम बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। आप क्या कर सकते हो कि आप इस फंक्शन को यूज़ करके बहुत आसानी से बता सकते हो अपने एलएलएम को कि आपको किस डेटा फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, और आपका एलएलएम आपको उस फॉर्मेट में आउटपुट दे देगा। अब ऐसे मॉडल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते, उनके लिए भी लैंगचेन में एक तरीका है, और उसको हम बोलते हैं आउटपुट पार्सर्स। सो आउटपुट पार्सर्स आर क्लासेस रिटन इन लैंगचेन जिनकी हेल्प से आप किसी भी एलएलएम का जो अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट है उसको स्ट्रक्चर दे सकते हो, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि आज के वीडियो में मैं आपको उन एलएलएम्स के साथ काम करके दिखाऊंगा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे सकते हैं। मतलब आज का वीडियो मोस्टली विल रिवॉल्व अराउंड विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन, हम इसके साथ काम करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पे हम उन मॉडल्स के साथ काम करेंगे जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं दे सकते, और हम अगले वीडियो में आउटपुट पार्सर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दो वीडियोस में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरीके के एलएलएम से आप कैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब बात करते हैं विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन के बारे में। अब देखो गाइज, विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करना काफ़ी आसान है। इनफैक्ट अभी तक आपने जो फ्लो देखा है हम उसी को यूज़ करेंगे, बस हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। सो होता क्या है कि जब आप अपने मॉडल को इन्वोक करते हो, जो हमने पिछले दो वीडियोस में देखा है, बस मॉडल को इन्वोक करने के पहले आपको क्या करना होता है, विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन को कॉल करना होता है, और यहाँ पर आपको अपना डेटा फॉर्मेट बताना होता है, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ है जो सीखने लायक है कि आप दो तीन तरीकों से डेटा फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट हम तीन तरीके देखेंगे। उसमें सबसे पहला तरीका है यूजिंग
टाइप्ड डिक्शनरी। ठीक है, क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सेकंड तरीका है पाइडेंटिक। जिन लोगों ने कभी फास्ट एपीआई के साथ काम किया होगा उन्होंने शायद पाइडेंटिक के बारे में सुना होगा। एंड द थर्ड वन इज जेसन स्कीमा। ठीक है, तो हम इन तीनों तरीकों से डेटा फॉर्मेट स्पेसिफाई करना सीखेंगे। नॉट ओनली दैट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप्ड डिक्शनरी। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, टाइप डिक्शनरी क्या होता है समझ लेते हैं। हो सकता है आपने पाइथन में ये ना पढ़ा हो। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, टाइप्ड डिक्शनरी इज़ अ वे टू डिफाइन अ डिक्शनरी इन पाइथन where you specify what keys and values should exist. It helps ensure that your dictionary follows a specific structure. ठीक है, अभी तक आप पाइथन में क्या करते थे, आपको एक डिक्शनरी बनानी है मान लो पर्सन के नाम से, तो आप सिंपली ऑन द गो वो डिक्शनरी बना लेते थे कि नेम पर्सन का ये है, ठीक है, एज पर्सन की ये है, और फिर आप उसको यूज़ कर लेते थे, राइट। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि कल को ऐसा हो सकता है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट में एक ही फाइल में दो प्रोग्रामर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आपका दूसरा प्रोग्रामर एज को नंबर के बदले मान लो स्ट्रिंग ट्रीट कर ले, तो इससे रन टाइम में इश्यूज हो सकते हैं। टाइप्ड डिक्शनरी क्या करता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। टाइप्ड डिक्शनरी की हेल्प से आप पहले ये डिफाइन करते हो कि आपकी डिक्शनरी दिखाई कैसे देगी। ठीक है, तो आप पहले एक क्लास बनाते हो जिसमें आप बता देते हो पहले से कि क्लास का नाम पर्सन है, और ये जो डिक्शनरी बनेगी उसमें एक नेम बोल करके की होगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग होगा, और जो एज बोल करके की होगा उसका वैल्यू इंटीजर होगा। और फिर आप इस क्लास की हेल्प से अपनी डिक्शनरीज फॉर्म करते हो। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि कल को कभी भी मैं इस पर्टिकुलर क्लास की डिक्शनरी बनाऊंगा, तो मेरा जो कोड एडिटर है वो मुझे बताता रहेगा कि नेम की में जो वैल्यू आएगा इट शुड बी स्ट्रिंग, एज की में जो नंबर आएगा इट शुड बी एन इंटीजर। तो ये काइंड ऑफ कम्युनिकेट करवाने के लिए है कि आपकी डिक्शनरी के अलग अलग जो कीज़ हैं उनका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई शुड यू यूज़ टाइप डिक्शनरी। यहाँ लिखा हुआ है इट टेल्स पाइथन वॉट कीज आर रिक्वायर्ड एंड वॉट डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज दे शुड हैव। ठीक है, देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, अगर आप जो आपको बताया जा रहा है वो ना मानो, मान लो आपको बताया जा रहा है कि एज इंटीजर है, फिर भी आप एज की वैल्यू स्ट्रिंग रख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, आपका कोड चल जाएगा। ठीक है, तो कोई वैलिडेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है कि टाइप्ड डिक्शनरी सिर्फ बताता है कि भाई इंटीजर होना चाहिए, बट अगर आप उसको स्ट्रिंग बना दोगे तो वो रोकता नहीं है, ना कोई एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो टाइप्ड डिक्शनरी इज जस्ट अ वे टू डिफाइन अ डिक्शनरी, जिससे आपका कोड एडिटर आपको बता देता है सही से कि कौन सा वैल्यू किस डेटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्विकली एक कोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आपको क्या करना है, फ्रॉम टाइपिंग यू हैव टू इम्पोर्ट टाइप्ड डिक्शनरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बना रहे हैं पर्सन बोल के, और ये पर्सन इनहेरिट करेगा टाइप्ड डिक्शनरी से। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने डिक्शनरी के कीज़ बता सकते हो, जैसे एक की होगा नेम, और हमें पता है कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए। अगला की होगा एज, और हमें पता है कि ये इंटीजर होना चाहिए। एंड दैट्स इट गाइस, हमने काइंड ऑफ एक डेफिनेशन क्रिएट कर लिया हमारी डिक्शनरी का। अब मान लो आप एक नई डिक्शनरी बनाना चाहते हो इस फॉर्मेट के ऊपर, तो मान लो हमारी नई डिक्शनरी का नाम है न्यू पर्सन। तो इसको बनाने के लिए आप ये सिंटेक्स यूज़ करते हो कि न्यू पर्सन इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन डिक्शनरी, और यहाँ पर फिर आप इनसाइड अ डिक्शनरी स्पेसिफाई करते हो कि नेम क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप नेम के ऊपर होवर करोगे तो वो बता रहा है कि नेम इज़ अ की जो कि स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो कल को अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी इसको यूज़ कर रहा है तो उसको पता है कि हमेशा इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में नेम शुड बी अ की, ना नेम शुड बी अ स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँ, तो फिर से अगर मैं होवर करूँ तो वो बता रहा है कि एज शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, एंड नाउ आई कैन सिंपली
प्रिंट न्यू पर्सन, सेव। अगर इस कोड को मैं रन करूं तो यू वुड सी कुछ खास नहीं है, आपका जो डिक्शनरी है वो दिखाई देने लग गया। बट कल को अगर आप यहाँ पे सच में 35 कर दो तो भी आपको कोई रोकेगा नहीं, ये कोड फिर भी चल जाएगा। ये देखो, ये कोड फिर भी चल गया। सो दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड टाइप्ड डिक्शनरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टाइप्ड डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, और उसकी हेल्प से कैसे आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं। हमारे पास कुछ रिव्यूज़ हैं फ़ोन के, और हम इन रिव्यूज़ को हमारे एलएलएम के पास भेजेंगे, और पलट के हम चाहते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिले। और बेसिकली हमें एक डिक्शनरी चाहिए जिसमें एक की होगा समरी, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी रिव्यू है उसका समरी जनरेट हो जाए। और सेकंड, हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक सेंटिमेंट बोल करके भी की हो, जहाँ पे सेंटिमेंट जनरेट हो जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ठीक है। और एक बार ये डिक्शनरी मेरे पास आ जाती है तो मैं फिर इस डिक्शनरी के अंदर से समरी को भी निकाल पाऊँ और सेंटिमेंट को भी निकाल पाऊँ, ठीक है। तो ये काम मुझे करना है, राइट। सो देखो होगा क्या, सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम रख लेते हैं विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट अंडरस्कोर टाइप्ड डिक्ट डॉट पी वाई। इस फाइल में हम सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स ले लेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम लैंगचेन ओपन ए आई इम्पोर्ट चैट ओपन ए आई फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी एंड फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट टाइप्ड डिक्शनरी। लोड डॉट ई एन वी को कॉल कर लेते हैं और एक मॉडल फॉर्म कर लेते हैं चैट ओपन ए आई का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक बार नॉर्मल फ्लो दिखाता हूँ कि हम नॉर्मली काम कैसे करते हैं। सो नॉर्मली हमारा फ्लो कुछ ऐसा होगा कि आप बेसिकली मॉडल को इन्वोक कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना रिव्यू भेज दोगे। सो मेरे पास एक रिव्यू पहले से लिखा हुआ है, लेट्स से ये हमारा रिव्यू है, और इस रिव्यू को हम भेज देते हैं। इससे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, और उसका रिजल्ट का कंटेंट वेरी एट्रीब्यूट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये फ्लो रहता है। अब आप डिफरेंट क्या करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक स्कीमा क्रिएट करोगे अपने डेटा के लिए कि आपका जो डेटा फॉर्मेट है वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले यू विल क्रिएट अ क्लास। क्लास का नाम रख लेते हैं रिव्यू, और ये टाइप्ड डिक्ट से इनहेरिट करेगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हमें दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं। सो पहला एट्रीब्यूट होगा समरी, और हमें पता है कि समरी स्ट्रिंग होगा। दूसरा होगा सेंटीमेंट, और सेंटीमेंट भी हमें पता है स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन स्टेप आता है। हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम अपना रिव्यू पास कर देंगे जो हमने क्लास बनाई है, ठीक है। और इसको हम स्ट्रक्चर्ड मॉडल बुलाएंगे, ठीक है। सो ये मॉडल के पास इस स्कीमा का डेफिनेशन है, ठीक है। और अब हम मॉडल को इन्वोक करने के बदले इस स्ट्रक्चर्ड मॉडल को इन्वोक करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको प्रिंट करेंगे लाइक दिस। लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी गाइस, हमारे पास एक डिक्शनरी आ रही है। आप इसका टाइप निकाल के भी देख सकते हो। ये देखो, ये हमारा टाइप है। इसको रन किया तो इट से इसकी पलट के हमें डिक्शनरी मिल रही है, और सिंस ये डिक्शनरी है आप इसके अंदर से चीज़ों को सिस्टमैटिकली फेच कर सकते हो, जैसे प्रिंट रिजल्ट समरी, प्रिंट रिजल्ट सेंटिमेंट, सेव, नाउ रन। ये देखो,
ये सेंटिमेंट है, और ये हमने अलग से समरी भी जनरेट कर ली। तो यू कैन सी कितना सही स्ट्रक्चर में पूरी चीज़ हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, ये पूरी चीज़ कैसे काम कर रही है। इट सीम्स लाइक मैजिक बिकॉज मैंने अपने प्रॉम्प्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुझे आप एक समरी जनरेट करके दो या फिर सेंटिमेंट जनरेट करके दो। स्टिल मेरे मॉडल को ये समझ में आ रहा है। सो होता क्या है कि जब आप ये विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन को कॉल करते हो और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, एक स्कीमा प्रोवाइड करते हो, तो बिहाइंड द सीन एक प्रॉम्प्ट जनरेट होता है, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैंने शायद यहाँ लिख रखा है। अब एग्जैक्टली ये नहीं होता, बट आप रफली समझ सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है, यू आर एन ए आई असिस्टेंट दैट एक्सट्रैक्ट्स स्ट्रक्चर्ड इंसाइट्स फ्रॉम टेक्स्ट, given a product review, extract, summary, a brief overview of the main points, and sentiment, overall tone of the review, positive, neutral, negative, return the response in JSON format। ठीक है, तो इस तरह का एक सिस्टम, एग्जैक्टली यही नहीं बट इस तरह का एक प्रॉम्प्ट जनरेट होता है, और फिर उसके आगे ये रिव्यू अटैच हो जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रॉम्प्ट जा रहा है आपके एलएलएम के पास, और सिंस आपका एलएलएम ट्रेंड है टू रिटर्न जेसॉन आउटपुट, वो आपको पलट के जेसॉन आउटपुट दे रहा है जो पाइथन में आपको डिक्शनरी की तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ हाउ दिस एंटायर थिंग इज़ वर्किंग, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमारे लिए बहुत सिंपल है, बट बिहाइंड द सीन्स आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी इंजीनियरिंग इसमें लगी हुई होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। आप जब टाइप डिक्ट की हेल्प से स्कीमा बना रहे हो तो क्या क्या और किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो, इन फैक्ट व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो, मैंने यहाँ पे एक फ्लो डिसाइड कर रखा था, मैं उस फ्लो के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो सिंपल वाला तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ एनोटेटेड वाला। सो अभी तक क्या हो रहा है, हम सिंपली उसको समरी जनरेट करने बोल रहे हैं, सेंटीमेंट जनरेट करने बोल रहे हैं। अब हमारा जो एलएलएम है वो इतना बढ़िया ट्रेंड है डेटा पे कि उसको समरी मतलब समझ में आ गया कि भाई समरी ही जनरेट करनी है, और सेंटीमेंट मतलब उसको समझ में आ गया कि सेंटीमेंट ही जनरेट करना है। बट हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा एम्बिग्विटी हो जाए, मतलब उसको एक सिंगल वर्ड पढ़ के ये समझ में ना आए कि उसको समरी ही जनरेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलएलएम को थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, एक लाइन अटैच कर सकते हो जिसको पढ़ करके उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो इसी को हम बोलते हैं एनोटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग से एनोटेटेड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एनोटेटेड डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो पूरी चीज़ को, यहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, अ ब्रीफ समरी ऑफ द रिव्यू। ठीक है, तो अब सिर्फ ये बात नहीं जा रही है एलएलएम के पास कि उसको स्ट्रिंग भेजना है, उसके पास ये बात भी जा रही है कि डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, सिमिलरली सेंटिमेंट में आप एनोटेटेड में ये भेज सकते हो, रिटर्न सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू। ठीक है, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए की बिकॉज मैं चांस नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसके एलएलएम के पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन जाए और वो कभी भी डाउटफुल होकर गलती ना करे। ठीक है, तो एनोटेटेड भेजने का यही फंडा होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रिव्यू को पार्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मान लो मेरे पास ये रिव्यू है, काफ़ी बड़ा सा एक रिव्यू है, और यहाँ पे मैं सिर्फ समरी नहीं जनरेट करना चाहता और सेंटिमेंट नहीं जनरेट करना चाहता हूँ। मैं इसके अलावा जो की टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं इस रिव्यू में, चार्जिंग पे बात हो रही है, प्रोसेसर पे बात हो रही है, जो भी की आइडियाज़ पे बात हो रही है, मैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इनसाइड अ लिस्ट। एंड सेकंड, मैं सारे प्रोज को एक जगह पे लाना चाहता हूँ और सारे कॉन्स को भी एक जगह पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर प्रोज एंड कॉन्स नहीं है तो वो रिव्यू में ना आए, मतलब मैं ऑप्शनल भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे के पूरे रिव्यू को कॉपी कर लेंगे इस जगह पे। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा की थीम्स। की थीम्स क्या होगा, की थीम्स होगा लिस्ट, क्योंकि मल्टीपल थीम्स हो सकती हैं, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। ठीक है,
ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की तरह आएगा। राइट डाउन ऑल द की थीम्स डिस्कस्ड इन द रिव्यू इन अ लिस्ट। ठीक है, ये मैंने गाइड कर दिया। उसके अलावा समरी हो गई और सेंटिमेंट भी हो गया। अगली चीज़ है, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, अगली चीज़ है प्रोज। ओके, यहाँ पे ये बंद भी होना चाहिए। अगली चीज़ है प्रोज। ठीक है, प्रोज एनोटेटेड। अब ये प्रोज है ना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रिव्यूज़ में प्रोज ना हो, कॉन्स ना मेंशन्ड हो। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। तो हमारे पास टाइप्ड टेक्स्ट में एक ऑप्शनल बोल के भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि वॉट एवर दिस इज ऑप्शनल, बट ये है क्या, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोज हो सकते हैं, तो मैं उसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की तरह ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट डाउन ऑल द प्रोज इनसाइड अ लिस्ट। फिर मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स, ये भी ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राइट डाउन ऑन द कॉन्स इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है, सेव किया। और अब हम इस कोड को रन करेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। ये देखो, ये हमारे पास एक बड़ी सी डिक्शनरी आ गई, जिसमें की थीम्स में स्नैपड्रैगन आ गया, 5000 mAh बैटरी आ गई, 45 फास्ट चार्जिंग आ गया। ठीक है, अलग अलग की थीम्स आ गए, समरी आ गया, सेंटिमेंट आ गया, पॉजिटिव, प्रोज में एक लिस्ट के अंदर सारे प्रोज आ गए, कॉन्स में सारे लिस्ट के अंदर कॉन्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव के बदले पीओएस लिखा है, मान लो मुझे मेरे डेटाबेस में पीओएस या एनईजी डालना है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे लिटरल बोल के, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस में डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंटिमेंट स्ट्रिंग ना हो करके एक लिटरल है, और लिटरल में जो ऑप्शंस हैं वो हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मैं न्यूट्रल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं सीधे सेंटिमेंट जनरेट करके, तो यू वुड फाइंड कि या तो पीओएस आएगा या तो एनईजी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खुद से नहीं डालेगा हमारा एलएलएम। ये देखो पीओएस आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शनल का क्या फ़ायदा है। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कॉन्स हटा देता हूँ मेरे रिव्यू से, और सेव करके रन करता हूँ, और पूरा का पूरा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अ, उसने फिर भी कॉन्स जनरेट कर दिया, क्योंकि रिव्यू के टेक्स्ट में उसको कुछ कॉन्स दिखाई दिए। हमको थोड़ा और बेटर तरीके से इसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि अनलेस एक्सप्लिसिटली कॉन्स मेंशन नहीं है, आप उसको मत लिखना। ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ सकता है। ठीक है, सो या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा डेमो दिखाता हूँ। अम, मैं यहाँ पे नेम में लिख रहा हूँ एनोटेटेड ऑप्शनल, ये स्ट्रिंग है, और राइट द नेम ऑफ द रिव्यूअर। ठीक है, तो ये तो इस रिव्यू में है नहीं, तो होपफुली नहीं आएगा। लेट्स रन दिस। हाँ देखो, इस डिक्शनरी में आपके, अगर मैं कीज निकालूँ सारे के सारे, तो यू वुड फाइंड कि इसमें नेम वाला की नहीं होगा, बिकॉज हमने ऑप्शनल दे रखा था। अच्छा, नेम आया है, लेट्स रन। ओके, मे बी वो कीज इसलिए दिखा रहा है बिकॉज वो टाइप डिक्शनरी है, इसलिए वो दिखा रहा है, बट की पलट के आया नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं रिव्यू बाय
नितिश सिंह। ठीक है, अब रन करते हैं इस कोड को दोबारा, एंड यू कैन सी नाउ इट इज़ एबल टू फेच। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ टाइप्ड डिक्शनरी वर्क्स, एंड दिस इज़ हाउ आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स से। ये तरीका सही काम करता है। देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि समरी शुड बी अ स्ट्रिंग, तो पलट के स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका एलएलएम गलती कर दे और आपको पलट करके वो कोई और डेटा फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बोला कि मुझे रेटिंग सिर्फ तभी दिखाओ जब वो 3 से ज़्यादा हो, बट हो सकता है आपका एलएलएम फिर भी आपको दिखा दे रिस्पॉन्स। तो अगर आपको कोई भी डेटा वैलिडेशन लगाना है तो वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है टाइप्ड डिक्शनरी। अगर आपको डेटा वैलिडेशन भी करना है तब इसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम पाइडेंटिक बोलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग वही डिस्कस करेंगे। अब पाइडेंटिक की हेल्प से आप कैसे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो ये समझने के पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि पाइडेंटिक है क्या। ऐसा हो सकता है आपने पाइडेंटिक के बारे में पहले ना पढ़ा हो। सो पाइडेंटिक इज अ डेटा वैलिडेशन एंड डेटा पार्सिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। It ensures that the data you work with is correct, structured and type safe. तो सिंपल शब्दों में अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट में डेटा वैलिडेशन करना है, मतलब जो डेटा आपके पास आ रहा है आप उसके ऊपर सर्टेन चेक्स लगाना चाहते हो कि वो कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो फिर आप पाइडेंटिक को यूज़ कर सकते हो। एंड दैट इज़ वाई जब आप फास्ट एपीआई यूज़ करते हो अपने एपीआईज बिल्ड करने के लिए, तो वहाँ पर आप पाइडेंटिक यूज़ करते हो, बिकॉज एपीआईज बनाने के टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी तरह का डेटा प्रोसेस कर रहे हो वो सही टाइप में हो, सही फॉर्मेट में हो, क्योंकि फिर सेफ्टी वगैरह बहुत मैटर करता है एपीआई डिज़ाइन के टाइम पे। तो पाइडेंटिक इज़ सुपर यूज़फुल, और अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको पढ़ना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपको पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ पाइडेंटिक का, कि पाइडेंटिक काम कैसे करता है, और फिर हम उसको अपने वर्कफ्लो में लेके आएंगे। हम उसको विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले टाइप्ड डिक्शनरी पढ़ा है, बहुत सिमिलर सा आपको पूरा सिंटेक्स दिखाई देगा। इट्स जस्ट कि पाइडेंटिक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और थोड़े ज़्यादा और काम कर सकता है। सो व्हाट वी विल डू इज़ मैं आपको एकदम बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले, और फिर हम उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक मे बी डिक्शनरी बनानी है, और उस डिक्शनरी में मान लो फ़िलहाल मुझे एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। ठीक है, और मुझे ये मेक श्योर करना है कि उस स्टूडेंट का नाम हमेशा एक स्ट्रिंग हो, कोई दूसरा डेटा फॉर्मेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइडेंटिक इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक। मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट आपकी मशीन पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आप क्या करोगे, आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। सो जस्ट लाइक टाइप्ड डिक्शनरी, यहाँ पे भी आप क्लासेस बनाते हो, जैसे वहाँ पे आप टाइप्ड डिक्शनरी वाली क्लास को इनहेरिट कर रहे थे, यहाँ पे आप बेस मॉडल वाली क्लास को इनहेरिट करोगे। ठीक है, तो या कुछ एरर आ रहा था, अभी ठीक हो गया। सो विल डिफाइन अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और ये इनहेरिट करेगा बेस मॉडल क्लास को, बेस मॉडल। और फिलहाल हम इसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट रख रहे हैं, और वो है स्टूडेंट का नाम, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा स्ट्रिंग रहे। ठीक है, सो दैट्स इट, ये मेरे क्लास का डेफिनेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक डिक्शनरी फॉर्म करूँगा। सो आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी कॉल्ड न्यू स्टूडेंट, एंड दिस इज अ डिक्शनरी जहाँ पे नेम का वैल्यू है नितिश। ठीक है, and now what I will do is I will create an object of the student class. So I'll create an object student of the student class, और यहाँ पर I will pass this new student dictionary। ठीक है, तो यू कैन सी जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो टाइप हिंटिंग भी हो रही है कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा है। ये फ़ायदा आपको टाइप डिक्शनरी में भी मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको एडिशनल फ़ायदे मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर क्या है।
सो अगर मैं रन करूं इस कोड को, तो यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप निकालूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको रन करूं, तो ये दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये स्टूडेंट क्लास एक्चुअली बेस मॉडल से इनहेरिट कर रही है। तो इन अ वे ये आपका पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी है अभी तक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप का लग रहा है। बट अब देखो मज़ा क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे नीतिश के बदले 32 डाल दूँ, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखना क्या होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब देखना क्या होगा, अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा था, तो आप यहाँ पर इंटीजर पास नहीं कर सकते। ठीक है, एंड यू कैन सी हम डेटा को वैलिडेट कर पा रहे हैं। अगर डेटा हमारी बात नहीं मान रहा, तो हम एरर थ्रो कर पा रहे हैं, कोड को रोक पा रहे हैं। ये फीचर आपको टाइप्ड डिक्शनरी में नहीं मिल रहा था। ठीक है, सो अब सिंस हमें बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आ गई, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फ्लो काइंड ऑफ बना रखा है। तो बेसिक एग्जांपल हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पाइडेंटिक में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है नितिश। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा। राइट, और अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी स्टिल नेम इज नितिश। ठीक है, ऑल्सो सिंस ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप डॉट करके एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट नेम है, तो आप उसको फेच कर सकते हो लाइक दिस। ये आपने बेसिक ओपी में पढ़ा होगा, ये देखो, दिस इज हाउ यू कैन फेच इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सेट डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शनल फील्ड्स। सो कई बार ऐसा होता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, कि एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो ना हो। जैसे रिव्यू किसने लिखा, ये इन्फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ऑप्शनल फील्ड को यूज़ करते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्रॉम टाइपिंग यू विल इम्पोर्ट ऑप्शनल। ठीक है, और यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज, मैं एज बोल करके एक और एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, जो कि एक इंटीजर है। और सिर्फ इंटीजर ही नहीं है, ये ऑप्शनल इंटीजर है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल रह सकता है। बस आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि अगर वो वैल्यू सेट नहीं होती है, मतलब एज की वैल्यू आपको नहीं दी जाती, तो उसकी वैल्यू नन होगी। मतलब कुछ वैल्यू होती है, या तो नन होगी या तो कुछ और होगी। ठीक है, तो आपको ये सेट करना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं होगा। सो अगर मैं इसको रन करूँ, दिस इज द कोड। इनफैक्ट पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, यू कैन सी एज का वैल्यू इज नन। बट अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ से एज का वैल्यू भेज सकता हूँ। माई बैड, दिस इज अ स्ट्रिंग। की को हमें एज स्ट्रिंग भेजना होता है। आह, आई एम रियली सॉरी, ये कोलोन होना चाहिए। नाउ लेट्स रन इट। यू कैन सी नेम नितिश, एज 32। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सेट ऑप्शनल वैल्यूज। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पाइडेंटिक के बारे में, कि ये खुद से समझने की कोशिश करता है कि आपने इसको क्या डेटा भेजा है। और अगर ये कर पाए, तो ये खुद से इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन कर देता है, जिसको हम टाइप कोर्सिंग भी बोलते हैं पाइथन में। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि एज शुड बी एन इंटीजर, राइट। बट व्हाट इफ सामने से एज 32 आया, बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब पाइडेंटिक इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये एक नंबर है, बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है, बट मुझे इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। तो वो बिहाइंड द सीन्स एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देगा, और आपको इंटीजर का 32 निकाल के दे देगा। ये देखो, इस कोड को अगर मैं रन करूं, तो यू आर स्टिल गेटिंग अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस, इसको टाइप कोर्सिंग बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, तो जब भी पॉसिबल होगा, अपने लेवल पे पाइडेंटिक ये काम खुद कर देता है। इट इज स्मार्ट इनफ। ठीक है,
उसके बाद देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन पाइडेंटिक जिसकी हेल्प से आप कुछ वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि आप पाइडेंटिक की हेल्प से डायरेक्टली ईमेल्स को वैलिडेट कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ईमेल स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बना रहा हूँ ईमेल, और मैं बता रहा हूँ इसका टाइप है ईमेल स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये ईमेल स्ट्रिंग एक अलग टाइप का डेटा टाइप है जो पाइडेंटिक के अंदर बिल्ट इन है। सो अब अगर मैं यहाँ पर एक ईमेल भेजूँ और इस ईमेल में मैं सिर्फ ABC भेज दूँ, तो सिंस दिस इज नॉट अ करेक्ट ईमेल, ये तुरंत एरर रेज कर देगा। ये देखो, इट सेज वैल्यू इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। बट अगर मैं यहाँ पे @abc@gmail.com कर दूँ और अब इस कोड को रन करूँ, नाउ दिस इज अ प्रॉपर ईमेल एड्रेस, वैलिडेट हो गया, दैट इज वाई आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बिल्ट इन वैलिडेशन आपको मिल जाते हैं पाइडेंटिक के अंदर। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होती है जिसको हम फील्ड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड फंक्शन की हेल्प से आप बहुत तरह के काम कर सकते हो। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, आप किसी तरह के कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो, आप अपनी वैल्यूज़ को एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, आप रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि आप कैसे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट बना रहे हैं CGPA बोल के, और हम CGPA के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि CGPA शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 10, उसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सबसे पहले यहाँ से फील्ड फंक्शन को इंपोर्ट करोगे, और फिर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बताओगे कि CGPA का टाइप क्या हो सकता है। तो CGPA का टाइप है फ्लोट, और फिर आप उसको सेट कर दोगे टू बी इक्वल टू फील्ड, ठीक है। अब फील्ड में यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो कि CGPA should always be greater than equal to greater than 0 and less than 10, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है। अब मैं आया और मैंने यहाँ पे पास किया CGPA का वैल्यू 12। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, अगेन इट विल थ्रो एन एरर बिकॉज उसने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर मैं 5 लगा दूँ तो नाउ दिस विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अगेन यहाँ पे टाइप कोर्सिंग हो रहा है, 5 के बदले 5.0 हो जा रहा है, इंटीजर टू फ्लोट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस ऑफ फील्ड फंक्शन कि आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, आप यहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से दे रखा है, आप चाहो तो फील्ड में भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर। यहाँ पे मान लो हमने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पास ना करूँ तो भी वो वैल्यू सेट हो जाएगी। देखो CGPA की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एक कस्टम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये CGPA वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द CGPA ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया। ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो टाइप्ड डिक्शनरी में एनोटेशन कर रहा था, ठीक है। LLM के पास जब हम भेजेंगे तो हम ये डिस्क्रिप्शन ऐड करके भेजेंगे, इससे LLM को अपना काम करने में और आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मान लो आपको फ़ोन नंबर रिसीव करना है, तो आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे अटैच कर सकते हो कि ये पैटर्न अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो डोंट एक्सेप्ट द फ़ोन नंबर, ठीक है। तो बहुत तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, पाइडेंटिक की हेल्प से वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसा मैंने बोला कि जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये एक पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट होता है, बट अगर आप चाहो तो इसको पाइथन डिक्शनरी या फिर जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं डिक्ट फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे दिस शोज दैट द मेथड इज डेप्रिकेटेड।
एक काम करते हैं, फिर एक्सप्लिसिटली ट्राई करते हैं इसको डिक्ट में कन्वर्ट करने का। सेव। अब ये करने से फायदा क्या है कि मैं, एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को स्टूडेंट डिक्ट बुलाते हैं, एंड दिस इज द डिक्शनरी फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा है कि मैं ये सिंटेक्स यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर से आई कैन फेच, लेट्स से एज। सेव किया, रन किया, एंड यू कैन सी यू आर एबल टू फेच एज बिकॉज नाउ दिस इज अ डिक्शनरी। ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो जेसॉन भी बना सकते हो। डॉट जेसॉन फंक्शन होता है, आप इसको कॉल करोगे, अगेन ये भी डेप्रिकेटेड बता रहा है। यूज मॉडल डंप जेसॉन, मॉडल डंप जेसॉन, इसको आप कॉल करके इसको जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको जेसॉन में यूज़ करना है या फिर आपको डिक्शनरी चाहिए या फिर आप पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करना चाहते हो। तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। बट या, दिस वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट पाइडेंटिक। ठीक है। सो नाउ दैट आपको आइडिया लग गया कि पाइडेंटिक क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अलोंगसाइड पाइडेंटिक। ठीक है। तो ये जो कोड है ये हमने लिखा था टाइप्ड डिक्शनरी के साथ। मैं एग्जैक्टली यही कोड यूज़ करूँगा पाइडेंटिक के लिए। ठीक है, तो आई विल कॉपी दिस। मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना दी है, इस फाइल में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है कि हम टाइप्ड डिक्शनरी को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पाइडेंटिक से इंपोर्ट करना होगा बेस मॉडल को एंड फील्ड फंक्शन को, एंड ऑप्शनल तो यहाँ पे नहीं है, फील्ड फंक्शन को। ठीक है, अब देखो, ये हमारा रिव्यू वाला क्लास था जो कि टाइप डिक्ट से इनहेरिट कर रहा था, इसके बदले आ जाएगा बेस मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँगा, बट दिस टाइम विथ पाइडेंटिक। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं की थीम्स। सो की थीम्स होना चाहिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो हम लिख रहे हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इनफैक्ट हम एक काम करेंगे, हम लोग फील्ड फंक्शन को यूज़ करेंगे सभी के साथ ताकि हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर पाएँ। तो ये होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू फील्ड डिस्क्रिप्शन। हमने फील्ड इंपोर्ट कर रखा है, सेव कर लेते हैं एक बार, डिस्क्रिप्शन, और हम ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद हम बनाएंगे समरी। समरी जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, और इसमें भी हम फील्ड को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। कट पेस्ट, स्ट्रिंग का भी काम, समरी का भी काम हो गया। उसके बाद आएगा सेंटिमेंट। सेंटिमेंट जो है वो दो ऑप्शंस ले सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये एक लिटरल है, यहाँ पे भी आप लिटरल यूज़ कर सकते हो जैसे आपने टाइप डिक्शनरी में यूज़ किया था। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड ये भी फील्ड ले लेगा, डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन हमने कट किया, पेस्ट किया, ये भी हट गया। नेक्स्ट आएगा प्रोज। प्रोज जो है वो ऑप्शनल रहेगा, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, और इसको भी हम फील्ड वैल्यू दे देते हैं। हमें पहले एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी नन, बिकॉज ऑप्शनल में नन आपको देना ही पड़ता है, और फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ये, कट पेस्ट। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यही बन जाएगा मेरा कॉन्स। यहाँ पे आ जाएगा प्रोस के बदले कॉन्स। ठीक है, इन दोनों का भी काम हो गया। अब लास्ट बचा नेम, ये ऑप्शनल स्ट्रिंग है,
तो यहाँ पे आ जाएगा नेम, ऑप्शनल, स्ट्रिंग, ये भी आ जाएगा फील्ड, डिफॉल्ट यहाँ भी हो जाएगा नन, और यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, कट पेस्ट। ठीक है, एंड या वी आर डन। ये अब हमने हमारी पूरी नई क्लास बना ली जो एक पाइडेंटिक क्लास है। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करें तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। या सो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि लास्ट में हम रिजल्ट से नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये डिक्शनरी वाला सिंटेक्स है, और हमारे पास जो चीज़ पलट के आई है वो एक पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट है। तो उसको आपको अगर फैच करना है तो आपको ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा जो आप ओपी में यूज़ करते हो। और इसको अगर आप रन करो, नाउ इट विल गिव यू द रिजल्ट। अगर आपको डिक्शनरी वाला सिंटेक्स चाहिए तो आपको पहले उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। अगर आपको पूरा का पूरा पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट देखना है तो दिस इज द आउटपुट, ये रहा। ठीक है, सेम है, सेम है। ठीक है, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग पाइडेंटिक, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज मोर पावरफुल देन टाइप डिक्शनरी, एंड मोस्ट लाइकली आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे आगे चल के। ठीक है, सो आई होप आपको पाइडेंटिक के साथ विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन यूज़ करना आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेसॉन की हेल्प से ये पूरा काम कैसे करते हैं। सो जेसन स्कीमा आप तब यूज़ करते हो जब आपका पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक लैंग्वेज में ना बनाया जा रहा हो। मतलब आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं और उन मल्टीपल लैंग्वेजेस की हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने बैकएंड के लिए पाइथन यूज़ कर रहे हो और आप अपने फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, बट दोनों ही जगहों पे आपको अपने जेसन स्कीमा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पाइडेंटिक या टाइप डिक्शनरी आप यूज़ नहीं करोगे, इंस्टेड आप जेसन स्कीमा यूज़ करोगे, बिकॉज जेसन इज़ अ यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट, उसको कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जेसन में आप कैसे एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं आपको एक सिंपल स्कीमा बना के दिखाऊंगा एक स्टूडेंट का, और फिर मैं आपको वो रिव्यू, स्मार्टफोन रिव्यू वाला स्कीमा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है, जेसॉन फाइल है ये, और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, स्कीमा बनाना होता है। अब जो स्कीमा है उसमें आपको तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी होती हैं। जैसे पहला, टाइटल ऑफ द स्कीमा, ये आपको बताना होता है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, बट हम जो काम कर रहे हैं एलएलएम से इंटरेक्ट करना, उसमें ये यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद आता है आपका टाइप, जहाँ पे आप डेटा टाइप बताते हो कि पूरा का पूरा स्कीमा किस डेटा टाइप का होगा। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आप अपने सारे एट्रीब्यूट्स लिखते हो। एंड लास्टली होता है रिक्वायर्ड, जैसे वहाँ पे ऑप्शनल था, रिक्वायर्ड वो सेम काम करता है। ठीक है, तो मान लो टाइटल में हमने लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया स्कीमा अबाउट स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइप में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बेसिकली एक पाइथन डिक्शनरी टाइप का दिखाई देगा, तो जेसॉन में उसको ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो मान लो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम, तो आप नेम का टाइप बता दोगे कि नेम का टाइप है स्ट्रिंग। फिर एज, तो एज का टाइप है इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आता है फाइनली रिक्वायर्ड, जहाँ पर आप उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हो जो आप चाहते हो कि पक्का पक्का आपके सीमा में इंक्लूडेड हो। तो मान लो मैंने बोला कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये नहीं होने से काम नहीं चलेगा। एज कैन बी स्किप्ड, बट नेम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ वैलिड जेसन स्कीमा। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक फुल फ्लेजेड रिव्यू ऑफ द स्मार्टफोन वाला स्कीमा कैसा दिखाई देगा। सो हम एक काम करेंगे, एक नई फाइल मैंने बना ली है विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट अंडरस्कोर जेसॉन बोल के। यहाँ पे मैं पाइडेंटिक वाला पूरा कोड पेस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो स्कीमा हमने बनाया था, ये जो स्कीमा है ये हमने पाइडेंटिक में लिखा था,
हम इसको हटा देंगे और इसके बदले हम जेसॉन वाला स्कीमा यहाँ पे डाल देंगे। अब जेसॉन वाला स्कीमा थोड़ा लेंदी होता है दिखने में, तो मैं पूरा स्क्रैच से नहीं बना रहा, मैंने ये लिख रखा है, मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, टाइटल का नाम है रिव्यू, टाइप फिर से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में देखो कितनी प्रॉपर्टीज है। की थीम्स एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है, समरी एक प्रॉपर्टी है, सेंटिमेंट एक प्रॉपर्टी है, प्रोज एक प्रॉपर्टी है, कॉन्स एक प्रॉपर्टी है, एंड फाइनली नेम एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक एक करके अगर आप देखो, तो की थीम्स अगर आपको पता हो, हमने क्या प्लान किया था कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे मैंने टाइप बता दिया कि ये एरे है, एरे मतलब लिस्ट है, और इसके अंदर जो सारे आइटम है उन सारे आइटम्स का टाइप खुद क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो अंदर एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अपने हर एट्रीब्यूट का। सिमिलरली समरी में टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया। सेंटिमेंट में टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे लिटरल यूज़ नहीं करते आप, यहाँ पे इनम यूज़ करते हो, और इनम में आपके जो भी ऑप्शंस हैं, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। प्रोज में टाइप आ गया, टाइप एरे है या फिर नल है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है बिकॉज ये ऑप्शनल फील्ड है। और इसके अंदर जो सारे आइटम्स होंगे वो खुद स्ट्रिंग होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन आ गया। सेम फॉर कॉन, नेम जो फाइनली है वो या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर नल हो सकता है बिकॉज ऑप्शनल है, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। और फाइनली रिक्वायर्ड में आ गया की थीम्स, समरी एंड सेंटिमेंट। सो बिल्कुल सेम चीज़ है, बस आप अलग तरीके से उसको लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे कोड को बस रन कर देना है, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो पलट के आपको ऑब्जेक्ट मिलता है वो एक पाइथन डिक्शनरी होता है, जस्ट लाइक टाइप डिक्ट, ठीक है। पाइडेंटिक में पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट होता है, टाइप डिक्ट में डिक्शनरी होता है, यहाँ पे भी डिक्शनरी होता है। सो इट सेज नेम रिव्यू इज नॉट डिफाइंड, ओह या। सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस पूरे स्कीमा को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, लेट्स कॉल इट जेसन स्कीमा, और हम इस स्कीमा को पास करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस रिव्यू क्लास, यहाँ पे लाइक दिस। और अब हम इसको रन करेंगे एंड यू कैन सी यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, हमने विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को यूज करना सीखा, और हमने तीन फॉर्मेट्स देखे, तीन तरीके देखे स्कीमा बनाने के। पहला था टाइप्ड डिक्शनरी, दूसरा था पाइडेंटिक, और तीसरा था जेसॉन स्कीमा। तीनों से हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस सिनेरियो में कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। सो देखो, आप टाइप्ड डिक्शनरी तब यूज़ करोगे जब आप पूरे प्रोजेक्ट में पाइथन यूज़ कर सकते हो, और आपको अपना जो स्कीमा है वो किसी और लैंग्वेज में शेयर नहीं करना है किसी के साथ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यू ओनली नीड टाइप हिंट्स, आपको बस ये पता करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस डेटा टाइप का है, और आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यू एक्चुअली ट्रस्ट द एलएलएम टू रिटर्न द करेक्ट डेटा, तो फिर आप टाइप डिक्शनरी यूज़ करते हो। जनरली ऐसा कम होता है रियल वर्ल्ड सिनारियोज में। आप पाइडेंटिक तब यूज़ करते हो जब आपको डेटा वैलिडेशन चाहिए होता है, या फिर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एलएलएम कोई वैल्यू भेजने से मना कर दे, ठीक है। और या फिर आपको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन वगैरह का फीचर चाहिए, तो इन सिनेरियोज में आप पाइडेंटिक यूज़ करते हो, बट अगेन सब कुछ पाइथन के यूनिवर्स में हो रहा हो तभी। एंड फाइनली आप जेसन स्कीमा तब यूज़ करते हो जब आप सिर्फ पाइथन के यूनिवर्स में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपके पास पूरे प्रोजेक्ट में और भी लैंग्वेजेस हैं, और आप उनको भी अपना स्कीमा समझाना चाहते हो, ठीक है। यू डोंट वांट टू इम्पोर्ट एक्स्ट्रा पाइथन लाइब्रेरीज, आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, बट आप पाइथन के ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते, तो जेसन स्कीमा आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन सा मेथड आपको क्या प्रोवाइड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको तीनों प्रोवाइड करते हैं ऑब्वियसली, टाइप इन्फोर्समेंट भी आप तीनों में कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन टाइप्ड डिक्शनरी में नहीं होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टाइप डिक्शनरी में नहीं होता, जेसॉन में भी नहीं होता, जेसॉन में शायद नहीं होता, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। ऑटोमेटिक कन्वर्जन टाइप डिक्शनरी और जेसॉन में नहीं होता, और क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी टाइप डिक्शनरी और पाइडेंटिक में नहीं होता, ठीक है। तो सिंस हम लोग मोस्टली पाइथन के यूनिवर्स में काम कर रहे होंगे, तो हम पाइडेंटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हमारा काइंड ऑफ गो टू
फॉर्मेट होगा जब भी हमें स्कीमा डिफाइन करना हो, ठीक है। अब गाइज आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। जैसे कि जब आप विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो आप अपने मॉडल को ये बता सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कौन से मेथड के थ्रू चाहिए। होता क्या है कि विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन में एक मेथड बोल के पैरामीटर होता है, ठीक है। अब इसमें आप दो वैल्यूज सेट कर सकते हो, एक है जेसॉन मोड और दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। जेसॉन मोड आप तब यूज़ करते हो जब आपको पलट करके जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए है वो जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू है। और फंक्शन कॉलिंग आप तब यूज़ करते हो जब आपको पलट के जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए है वो इसलिए चाहिए बिकॉज आप पलट के किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो। तो बेसिकली जब आप एजेंट्स वगैरह बनाते हो जहाँ पर आपका एजेंट किसी टूल को कॉल करता है जैसे कि कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आप ये फंक्शन कॉलिंग वाला फॉर्मेट यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको रूल ऑफ थंब मैं बताऊं तो अगर आप ओपन एआई के मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो तो इट्स रिकमेंडेड आप फंक्शन कॉलिंग यूज़ करो, इनफैक्ट यही डिफ़ॉल्ट रहता है। और अगर आप बाकी के मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो जैसे कि क्लॉड या फिर जेमिनाई, तो आप जेसॉन मोड यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये मॉडल्स जेसॉन सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में, ठीक है। फिर देर आर सर्टेन मॉडल्स जिनमें इन दोनों का ही सपोर्ट नहीं होता, बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे ही नहीं सकते। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने पहले ये बात बताई थी बट मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था। एग्जांपल है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मॉडल्स वाले लेक्चर में ये पर्टिकुलर ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करके दिखाया था यूजिंग हगिंग फेस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा कोड हमने लिखा था रिव्यू से जेसॉन एक्सट्रैक्ट करने वाला, उस पूरे कोड में व्हाट आई विल डू इज़ मैं चैट ओपन एआई को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ चैट हगिंग फेस, एंड इंस्टेड ऑफ एन ओपन एआई मॉडल आई एम यूजिंग दिस ओपन सोर्स टाइनी लामा मॉडल। और आप नोटिस करोगे कि जब आप इस कोड को रन करोगे और यहाँ पे आप विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को कॉल करोगे, ये कोड चलता नहीं है, ये कोड एरर थ्रो करता है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो टाइनी लामा मॉडल है ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सपोर्ट नहीं करता, ना जेसन मोड में ना फंक्शन कॉलिंग मोड में, ये दोनों ही मोड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट पार्सर्स खुद से लगाने पड़ेंगे जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई। सो या गाइज विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप जो मैं कन्वे करना चाहता था इस पूरे वीडियो में वो आपको समझ में आ गया और आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो कि एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट पार्सर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।